देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात करते हैं, डूबते हुए हाथ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल राज किया और सभी लोगों को मूर्ख बनाकर शासन करता रहा। आज कोई चीज छुपा हुआ है क्या? यहाँ पर बहुत बदहाली है शिक्षा और स्वास्थ्य लेकर, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, हमारी सरकार अभी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर रही है। अब हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज दिया जा रहा है, ये तो हमारी सरकार की ही देन है ना। बहादुरगंज में सिर्फ एक ही कॉलेज है, नेहरू कॉलेज, और यहाँ मटियारी से और नेपाल बॉर्डर से बहादुरगंज कम से कम 30 किलोमीटर है। तो क्या इन इलाकों में कोई कॉलेज नहीं होना चाहिए? देखिए, 10+2 की तो हर जगह व्यवस्था है और डिग्री कॉलेज जो है सरकार ने घोषणा कर दिया है और उसके लिए जमीन भी खोजी जा रही है, आवंटित भी कई जगहों पर कर दिया गया है। हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज होगा, ये सरकार की घोषणा है। अब इस तरह काम हो रहा है। इस बार सीमांचल में AIMIM पार्टी जमखम शोर के साथ चुनाव लड़ रही है, तो बहादुरगंज में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पूर्व प्रत्याशी तौसीफ आलम, इस बार MIM में गए, तो ऐसे में बीजेपी का टक्कर किससे होगा? RJD से, MIM से या जनसुराज से? AIMM तो पिछली बार लड़कर सभी लोग भाग गए RJD में। अब भगोरे पार्टी पर कितना लोग विश्वास करेंगे, कौन आज आए हैं और कल इसी में ठहर जाएंगे, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार, मैं मुरसलीन शेरशाहबादी। आज हम मौजूद है बहादुरगंज विधानसभा में और बहादुरगंज के पूर्व प्रत्याशी VIP के जो प्रत्याशी थे लखनलाल पंडित, आज हम उनसे जानेंगे उनकी अगली सोच के लेकर, अगली रणनीति को लेकर, इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और कौन सी पार्टी होगी जिससे चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल है कि आपने पिछली बार VIP पार्टी से चुनाव लड़े थे, इस बार की क्या रणनीति है? देखिए, पिछली बार जो चुनाव लड़े थे ना, तो पहले मुझे भाजपा का सिंबल मिला था, परंतु कुछ कारणों से ये भाजपा का सिंबल मुरारी मोहन झा केवटी को दिया गया और हमें VIP से लड़ना पड़ा। और हमारे भाजपा के लोग ही इसमें काम किए थे, क्योंकि VIP का कोई यहाँ ग्राउंड नहीं था। और तभी जब हमने VIP से चुनाव लड़ा, इसके बाद से फिर हमने भाजपा ज्वाइन कर लिया और तब से हम भाजपा में ही काम कर रहे हैं और भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में आने का या चुनावी रणनीति में उतरने का इरादा है? एकदम इरादा है और मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जो चुनाव लड़ा था, कुछ अनुभव की कमी थी, परंतु इस बार पूरे मुस्तैदी से चुनाव लड़ने का विचार है। बहादुरगंज विधानसभा टेढ़ागाछ प्रखंड में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की बाढ़ ग्रस्त इलाका है। तो ऐसे समस्या को आप खुद उन समस्या को किस तरह हल करना चाहेंगे अगर आप आते हैं तो? देखिए, अभी जो विडंबना रही है कि जिसकी सरकार होती है और इधर विगत कई वर्षों से 2-3 टर्म से NDA की सरकार है और यहाँ विधायक जो चुन कर जाते हैं, विपक्षी लोग चुन कर जाते हैं, विरोधी दल के लोग चुन के जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर फंड की भी कमी हो जाती है। पता नहीं ये लोग सामंजस्य बैठा नहीं पाते हैं और बाढ़ग्रस्त इलाका में काम भी नहीं कर पाते हैं। अभी स्थिति देखिए कि बहादुरगंज से यदि टेढ़ागाछ आवेंगे तो आवंटन की कोई कमी नहीं है, आवंटित कर दिया गया है, परंतु अब नेताओं के जो रवैया है उसके कारण डेट पर डेट हो रहा है कि आज इसका निविदा निकलेगा और एग्रीमेंट हो रहा है, फलान हो रहा है, चिलान हो रहा है, इस तरह की बात होती है, परंतु काम कुछ हो नहीं पाता है। और हमारा जो है कि मैं इसी बाढ़ग्रस्त इलाका का हूँ और हम इसको देखते आए हैं, तो हम चाहेंगे कि इस एरिया में अधिक से अधिक काम हो और यहाँ पर सब रोड घाट, जितना पुल पुलिया, इस सब की समस्या का समाधान हो। आपका चुनाव एजेंडा क्या है? जिस तरह से आप BJP पार्टी से हैं, तो आप किन वादों के साथ जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा से सबका साथ सबका विकास के नारे लगा रहे हैं, तो इस बार नया क्या एजेंडा होगा? नया एजेंडा कुछ भी नहीं है, वही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब पर विश्वास, इसको लेकर के ही हम लोग चुनाव लड़े हैं। विकास के मुद्दे पर ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं।
लेकिन पिछली बार मोदी ने कहा था कि हम सबके खाते में 15 लाख दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये झूठे वादे के साथ जनता के बीच जा रही है। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो उस वादे को भूल जाते हैं। नहीं नहीं, ये 15 लाख वाली जो बात है, ये 15 लाख आप उस तरह से देख रहे हैं कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख चले जाए, लेकिन समृद्धि आज देखिए कि आप जो जीडीपी है, आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो वहाँ चली गई है कि आप यदि अपने से जोड़ेंगे कि जिसके घर में घर नहीं होता था, जिसको जलावन से जला करके चूल्हा फूंकना पड़ता था, आज वो स्थिति नहीं रही है। और प्रायः आप जाएंगे तो सबके घर में 2-4 मोटरसाइकिल मिलेगा और स्थिति आज बेहतर हुई है। यही 15 लाख का सौगात समझिए। तो हम ये जानना चाहेंगे, सीमांचल में भाजपा पार्टी ने अब तक कहाँ तक काम किया? भाजपा एक ही, आपको सीमांचल हो या बिहार प्रदेश हो, एक ही पार्टी है, वो है भाजपा, जो सालों भर निरंतर अपना कार्यक्रम करती रहती है और सालों भर अपने विकास के कार्यक्रम को लेकर चलती है और जनता से रूबरू होने का काम करता है। एक यही पार्टी है, दूसरी कोई भी पार्टी नहीं है जो सीमांचल में किसी भी तरह का अपना दल को लेकर के काम कर सके, ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि जब से भाजपा पार्टी आई है देश में महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात करते हैं, डूबते हुए हाथ की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 70 साल राज किया और सभी लोगों को मूर्ख बनाकर शासन करता रहा। आज कोई चीज़ छुपा हुआ है क्या? कि अनाज यदि 5 किलो मिलना है तो 5 किलो मिलेगा, वृद्धा पेंशन की जितनी राशि जानी है सीधा खाता में जाएगा, कोई बिचौलिया का काम नहीं है, हर जगह से बिचौलिया समाप्त है, भ्रष्टाचार समाप्त है, आवागमन जितना सुलभ अभी हुआ है इससे पहले कभी था क्या? आप सीमांचल से आए हैं और यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी इलाका है, और जिस तरीके से कभी तो मुसलमानों को एनआरसी और कभी तो अभी जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर बिल लाए हैं, इस पर कहने का आप सीमांचल से और यहाँ के लोगों का हाल को आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या ये बिल लाना उचित है? देखिए, ये बिल जो है, इसको बिल लाने की बात नहीं कही जाए, ये संशोधन बिल है। अब कानून बिल का संशोधन हुआ है और ये अब कानून बन चुका है। तो इस कानून के बनने से आम आदमी को जिस तरह से भरमाया जाता है कि आपका कब्रिस्तान चला जाएगा, आपका मस्जिद चला जाएगा, आपका मज़ार चला जाएगा, ये सब बात तो झूठी अफवाह फैलाने का काम और विरोधी दल के लोग कर रहे हैं। परंतु कहीं आपने सुना है कि इसका ये छीन लिया गया, उसका वो छीन लिया गया? जहां गैर संवैधानिक ढंग से जो कुछ नेता अपने से और असंवैधानिक ढंग से कब्जा किए हुए हैं, उनकी जमीनें छीनी जाएगी, उसको तो देना ही पड़ेगा, परंतु आम जन को इससे लाभ होगा, कभी भी घाटा नहीं होगा। एनआरसी सीएए से लाभ ही है, कभी घाटा नहीं है। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव करीब है, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के दिन आप किस तरह के बीच जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भाई मुस्तैदी से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी यदि हमको टिकट देती है तो पूरा अनुभव जिस तरह का अभी तक हमको हो पाया है और हमारे कार्यकर्ता पूरे रेडी हैं और हम लोग चुनाव पूरे मुस्तैदी से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे इस बार। अगर जनता ने आपको अवसर दिया तो आप बाढ़ग्रस्त इलाके से, तो वो कौन सा काम होगा जिसे आप पहले करना चाहेंगे? देखिए, बाढ़ग्रस्त इलाका है, इस बाढ़ग्रस्त इलाका में जहाँ जहाँ गांव चपेट में आता है वहाँ पहले तटबंध बनाने का काम हो और लोगों के घर का बचाव हो, ज़मीनें न कटे, इसकी व्यवस्था पहले करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर बहुत बदहाली है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, हमारी सरकार अभी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर रही है। आप देखे होंगे कि जब जंगल राज की सरकार थी
तो कहीं पर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, कहने का मतलब कि कोई बिल्डिंग कहीं नहीं होता था, टीचर्स की भी कमी होती थी, भवन होता था तो टीचर नहीं होते थे, टीचर होते थे तो आते नहीं थे, आते थे तो पढ़ाते नहीं थे, इस तरह की व्यवस्था थी। परंतु आज की व्यवस्था है कि 6:30 बजे यदि स्कूल है तो आपको 6:30 बजे स्कूल पर जाना पड़ेगा और 12:30 बजे में डिजिटल से हाजिरी बनाकर ही निकलना पड़ेगा। और पूरी व्यवस्था जो है वो ऊपर से ही देखी जा रही है, मुख्य सचिव इसको देख रहे हैं और सारे पदाधिकारी इसमें मुस्तैद हैं, कहीं किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। इसलिए हमारी जो सोच है तो शिक्षा की व्यवस्था अभी अच्छी हुई है, स्वास्थ्य में भी थोड़ा विकास हुआ है और भी कुछ करने की आवश्यकता है। आप बिहार में आपके सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो बहादुरगंज से आप हैं, तो अब तक यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज या कोई विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन पाया? देखिए, अच्छा कॉलेज, अच्छा विश्वविद्यालय अभी आप देख रहे हैं कि एमजीएम यूनिवर्सिटी हो गया और मारवाड़ी कॉलेज में आपको एमए तक की शिक्षा हो गई। अब हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज दिया जा रहा है, ये तो हमारी सरकार की ही देन है ना। बहादुरगंज में सिर्फ एक ही कॉलेज है, नेहरू कॉलेज, और यहाँ मटियारी से और नेपाल बॉर्डर से बहादुरगंज कम से कम 30 किलोमीटर है, तो क्या इन इलाकों में कोई कॉलेज नहीं होना चाहिए? देखिए, 10+2 की तो हर जगह व्यवस्था है और डिग्री कॉलेज जो है सरकार ने घोषणा कर दिया है और उसके लिए ज़मीन भी खोजी जा रही है, आवंटित भी कई जगहों पर कर दिया गया है। हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज होगा, ये सरकार की घोषणा है। अब इस तरह काम हो रहा है तो शिक्षा को आप नहीं कह सकते हैं कि इस पर काम नहीं हो रहा है। सर, जिस तरह से चुनाव करीब है, तो आने वाले दिन आप चुनाव, जाहिर सी बात है आप चुनाव में आ सकते हैं, तो कौन से सर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, यहाँ पर जो समस्या है, जैसा कि आपने पहले बताया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और बुनियादी सुविधा में सड़क, बिजली, पानी, इस तरह इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब काम होना चाहिए। अभी बरसात का मौसम है और इस वक्त बिजली नहीं रहती है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली की स्थिति जो है वो जंगल राज के समय से आज कितनी बेहतर है ये आप भी समझ रहे हैं। अब जिस तरह से अब नया काम होता है तो कहीं दिक्कत होती है, बिजली आपके घर तक नहीं थी, हमारे घर तक नहीं थी, अब बिजली का काम हुआ है तो कहीं कहीं पोल के गिरने से या फिर कोई थंडरिंग होने से कुछ परेशानी होती है। बिजली तो लगभग रहती ही है, लेकिन इसको और भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। मौजूदा विधायक के काम को आप कैसे आंकते हैं, जबकि आप विपक्ष में हैं? तो मौजूदा विधायक क्या काम कर रहे हैं, आपसे अछूता थोड़ी ही है कि आप देख रहे हैं कि बुनियादी सुविधा के लिए छोटा सा चीज़ है कि यहाँ बहादुरगंज में हार्ट ऑफ टेरागाछ जो रोड है, उस रोड का भी जब काम नहीं हो सकता है, उनके द्वारा रोज डेट पर डेट दिया जा रहा है, तो वैसे लोगों से उम्मीद क्या की जा सकती है? इस बार सीमांचल में AIMIM पार्टी जमखम शोर के साथ चुनाव लड़ रही है, तो बहादुरगंज में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पूर्व प्रत्याशी तौसीफ आलम, इस बार MIM में गए, तो ऐसे में बीजेपी का टक्कर किससे होगा? RJD से, MIM से या जनसुराज से? देखिए, अब स्थिति क्या रहती है, AIMM तो पिछली बार लड़कर सभी लोग भाग गए RJD में। अब भगोरे पार्टी पर कितना लोग विश्वास करेंगे, कौन आज आए हैं और कल इसी में ठहर जाएंगे, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं और इनके लोग ही बता सकते हैं। देखते हैं कल क्या होता है, कैसी स्थिति बनती है, उस पर डिपेंड करेगा। परंतु भाजपा जो है टक्कर देने के लिए अपने आप में तैयार है। किसके साथ महामुकाबला होगा इस बार बहादुरगंज विधानसभा में? देखिए, महामुकाबला में अभी तो हमें नहीं लगता है, अगर भाजपा लड़े और उधर 3 जगह पर से लोग लड़ रहे हैं, 3 पार्टी 4 पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा विजयी होना चाहिए। चुनाव करीब है और ऐसे में सीमांचल में अलग अलग जो पार्टी के सूत्रधार है बिगुल फूंक रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा के
भाजपा के जो अध्यक्ष या उनके जो बड़े नेता या नेतृत्व हो, तो सीमांचल में कब देखने को मिलेगा उसकी जनसभा? अब तो देखने को मिल ही रहा है। अब भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी किशनगंज के ही हैं और किशनगंज में कैंपिंग करते हैं, और उनको जनसभा करने की आवश्यकता क्या है? जन से ही रोज़ मुलाकात होती है, जन जन से मुलाकात होती है, और जनता का ही वो काम कर रहे हैं। किशनगंज का तो खासकर काम कर रहे हैं। इसीलिए जनसभा करने की जब आवश्यकता होगी तो फिर जनसभा भी होगा। तो क्या लगता है बहादुरगंज की जो आवाम है इस बार बीजेपी पर भरोसा जताएगी? बीजेपी पर तो पूर्ण भरोसा जताना चाहिए। हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं, और जो पार्टी काम कर रही है सबके लिए काम कर रही है। अगर अनाज मिल रहा है, मुफ्त में अनाज किसी को मिल रहा है, तो कोई क्या किसी पार्टी को देख के थोड़ी मिल रहा है, आम जन को मिल रहा है। इसीलिए हमारा सोच है और हम आशा करते हैं कि सब लोग भाजपा को मदद करेंगे और भाजपा को इस बार जीत दिलाएंगे। महागठबंधन पार्टी को सारी पार्टी एकदम महागठबंधन हो गए, तो महागठबंधन को आप किस रूप में देखते हैं? महागठबंधन किसे कहेंगे? अब महागठबंधन में राजद है कि कांग्रेस है? कांग्रेस कहता है हम सभी सीट पर लड़ेंगे, और राजद भी लड़ रहा है। और गठबंधन किससे कहाँ होगा, महागठबंधन का तो बात नहीं कर सकते, परंतु अपना गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। तो एनडीए में क्या लगता है कि बहादुरगंज में इस बार सीट निकल पाएगी भाजपा? हाँ, भाजपा को टिकट मिल जाए तो निश्चित रूप से बहादुरगंज का सीट निकल जाएगा। तो ये थे हमारे बहादुरगंज के लखनलाल पंडित, जिन्होंने अपने बयान को, अपने सोच को आपके सामने बेबाकता से रखे। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हर खबरों के साथ पल पल आपके साथ ग्रामीण समाचार 24।